Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एफएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे आज के टॉपिक का नाम है रेजोनेंस एनर्जी। या हम उसको डिफरेंट एंगल से पढ़ें तो हमारे आज के इस टॉपिक का जो असल कंटेंट है वो है द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से भी इस बात को आगे लेके चलूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी है क्या। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन एक्चुअल एंड द कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है आपको, वो है एक्चुअल एनर्जी और कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड हम उस एनर्जी को कहेंगे जो हम किसी चीज को नॉर्मली जो पेपर वर्क होता है, जो कैलकुलेटर की मदद से हम हासिल करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो एनर्जी होगी जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास आएगी, जिसको हम मेजर करेंगे किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के थ्रू। तो उनमें हमारे पास जो डिफरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और ये हम किस भी हाफ पे फाइंड आउट करते हैं, बाय कंपेयरिंग द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे मैंने आपको अल्कीन्स के चैप्टर में बताया था कि जब भी हम पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन होता है और उस अनसैचुरेटेड में पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से अल्केन यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। और उस वक्त जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने इथीन की एग्जाम्पल लिख रखी है, जब इस इथीन में हम लोग क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होता है हमारे पास कि ये जो पाई बॉन्ड होता है इस कार्बन के दरमियान में, ये यहां से टूट जाता है और हमारे पास दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो सिंपली ये चीजें हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये इथीन से हमारे पास क्या आ जाता है, इथेन। तो इस वक्त जो एनर्जी हमारे पास यहां पे इवॉल्व होती है, डेल्टा एच, this is called 119.5 kilojoules per mole. So this amount of heat is called heat of hydrogenation. अब ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लगा है, तो आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है। सबसे पहली जो एग्जांपल मैंने लिखी वो साइक्लोहेक्सीन की मैंने एग्जांपल लिखी। अब साइक्लोहेक्सीन का मतलब क्या है कि हमारे पास इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जस्ट वन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हम इस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब उसमें क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास यहां पे जो डेल्टा एच होती है वो कितनी है, -109.5 किलो जूल्स पर मोल। तो ये आप उसमें लिखेंगे कि फॉर द एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्सीन, उसकी हाइड्रोजनेशन की, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। सेकेंड हम यहां पे लिखेंगे साइक्लोहेक्साडाइन। अब यहां पे आप देखें हमने क्या करना है, हमने यहां पे दो डबल बॉन्ड लगा देने। फॉर एग्जांपल एक मैं यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो दिस इज 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अब हमें एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड था। यहां पे हम दो पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली फिर क्या प्रोडक्ट बन जाना है, साइक्लोहेक्सेन। तो अब हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, जो हमने -119.5 था उसका डबल आनी चाहिए। क्योंकि जब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो दो को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए होगी, वो उसका 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, -239
किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारे पास एनर्जी इतनी आनी चाहिए, लेकिन जब एक्चुअली हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -231 किलो जूल्स पर मोल। अब ये जो डिफरेंस आया हमारे पास, तो ये डिफरेंस किस बिहाफ पे आया, यहां पे मैंने साथ में आपके सामने एक पोटेंशियल एनर्जी का एक हमने ग्राफ भी बना रखा है, जिसमें सबसे पहले जैसे आप देखें साइक्लोहेक्सीन के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी यहां पे लगी, -119.5। जब इसके अंदर क्या हुआ, 2 डबल बॉन्ड थे, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका ट्वाइस, यानी कि उसका डबल। वो कितना बन रहा था, -239, लेकिन एक्चुअली उतनी वैल्यू नहीं आई, बल्कि आप देखें हमारे पास कितनी आई, इसके लिए 239 के लिए ऊपर हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन -231 आया। तो इट मीन जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कैलकुलेटेड है, उतनी नहीं आई। जो ऑब्जर्व हमने की, जो एक्चुअल वैल्यू आई, उसका हमारे पास वैल्यू क्या हुई, वो थोड़ा सा नीचे, आप यहां पे रिंग यहां पे आ जाए, जो कि एक्चुअल वैल्यू है। इट मींस कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले में ये जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल था। क्यों स्टेबल था, तो आप देखें इसके अंदर कॉन्जुगेशन आ गई। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको शॉर्टली क्या बताया था कि अल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल, डबल एंड सिंगल। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू में क्या आया, वो डिफरेंस आ गया। अब हम जो एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या है कि फॉर एग्जांपल जो थर्ड एग्जांपल है मेरे पास, वो साइक्लोहेक्साट्राईन की है। कि हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि बेंजीन के जैसा दिखता तो है लेकिन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। हमने 3 डबल बॉन्ड्स को यहां से तोड़ना है, तो हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए हमें एक H2, इसी तरह 3 के लिए हमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए, और इससे भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखें इसमें जब हमने इसी तरह से कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेटेड क्या है कि जब आपने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमने उसमें ऐड किया तो हमारे पास कितनी एनर्जी थी, 119.5। तो अब जब हम उसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड जो हम कह रहे हैं कि वैल्यू उसको यहां से क्या करनी चाहिए, एमिट करनी चाहिए, वो होनी चाहिए 358.5 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन हमने जब एक्चुअली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो उसने एनर्जी ज्यादा इवॉल्व की। और कितनी इवॉल्व की, वो हमारे पास जो एनर्जी आई वो कितनी है, -208 किलो जूल्स पर मोल। तो जब हमने देखा हमारे पास ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था, दिस इज फॉर 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, इसके लिए हमारे पास कितनी एनर्जी इवॉल्व करनी चाहिए थी, -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन आप देखें अब जो हमारे पास जो एक्चुअली एनर्जी आई वो कितनी है, वो -208 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देखें ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब ये बेंजीन नहीं है। हम 1 मिनट के लिए ये समझें कि ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशंस हैं वो फिक्स हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है, जो इसमें डबल बॉन्ड्स हैं वो आइसोलेटेड हैं। सो दिस इज हाइपोथेटिकली 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो उसमें हमने देखा कि वो उसका 3 टाइम एनर्जी उसको क्या करनी चाहिए, इवॉल्व करनी चाहिए।
लेकिन एक्चुअली जब हमने उसके ऊपर स्टडी किया, हाइड्रोजन जब हमने उसमें ऐड किया तो उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज की। तो हमारे पास जो बेंजीन के लिए वैल्यू आई वो उससे नीचे आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितनी वैल्यू नीचे होगी वो किसको शो कर रही होगी, वो स्टेबिलिटी को शो कर रही होगी। और इस केस में देखें हमारे पास ओनली 7 to 8 का डिफरेंस था, लेकिन यहां पे हम देखते हैं हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। वो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज 150.5 किलो जूल्स पर मोल का आ रहा है। तो आप देखें ये डिफरेंस हमारे पास 208 358.5, तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आया वो कितना है 150.5 किलो जूल्स पर मोल का डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो यही हमारा टॉपिक था, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड, ये जो हमारे पास थी, इज द मेजर ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आप देखें बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से कॉन्जुगेशन मैक्सिमम थी, जिसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉन्जुगेशन थी और उस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें रेजोनेंस बन रही थी। और वही हमारे पास क्या शो कर रही है, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो हमने लिखा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो आप ये समझेंगे दिस इज एक्चुअल बेंजीन और इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन है, कंपेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, उसके मुकाबले में बेंजीन के में जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था वो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसकी वजह से जो उसकी ग्राफ की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड हाइपोथेटिकल से नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और कितना स्टेबल है, वो 150.5 किलो जूल पर मोल। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो ये बेंजीन से आप देखें वो भी किस में कन्वर्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन में। तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, अब ये डिफरेंस किस वजह से आया, उसका कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन क्या है वो हम यहां पे लिख सकते हैं, ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और इसी वजह से जब डीलोकलाइजेशन होती है वो चीज में उतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। सो बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर था, जिसके बारे में ये ऑब्जेक्शंस थी कि ये हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, तो वो आज हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से हमने उसकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बिहाफ पे ये साबित किया कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो रेजोनेंस की वजह से है, वो डीलोकलाइजेशन की वजह से है, और वो कॉन्जुगेशन की वजह से है, जो कि सारी चीजें बेंजीन के अल्टरनेट 3 सिंगल और डबल बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास ये वैल्यूज का डिफरेंस आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको आप अच्छे तरीके से पेपर में इसी तरह से हेडिंग दे के आप उसको सॉल्व करें और इस डिफरेंस के ऊपर आप उसको फाइनल कंक्लूजन करके दें। वही कॉन्सेप्ट कि जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबल। तो बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, हालांकि वो हाईली अनसैचुरेटेड है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।